हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। ये जो पार्ट है थर्ड है किसका लघु प्रश्न उत्तर जो आपके सीरीज चल रही है साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। आई होप कि आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लिया होगा। उसके अलावा मैं आपको जो वैकल्पिक प्रश्न आते हैं एमसीक्यू वो भी दे चुका हूँ, अति लघु भी दे चुका हूँ, फिर आपके जो निश्चित उत्तर प्रश्न है वो भी सारे दे चुका हूँ। अब जो आपके हैं लघु प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, इसके बाद जो आपका एक पार्ट बचेगा वो आपका बचेगा दीर्घ प्रश्न उत्तर का। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा जो नया चैनल है सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो वहां पर अपलोड कर चुका हूँ। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर वो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स की आंसर शीट देखना चाहते हैं और क्या पिछले साल की पेपर के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो वो भी हमारे नए चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है टॉपर्स नोटबुक। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आप वहां पर चले जाएंगे। तो करते हैं जो आपका पार्ट थर्ड है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आपका आखिरी पार्ट है लघु प्रश्न उत्तर का। इसके बाद आपका सिर्फ एक पार्ट जो आएगा वो आएगा दीर्घ में आ जाएगा। एक ही पार्ट आएगा दीर्घ का, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और उन्हीं में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। न्यूमेरिकल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक सिंपल प्लेलिस्ट का लिंक है, उसी में आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो पहला प्रश्न है इसमें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का क्या अर्थ है, या फिर सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी से क्या अभिप्राय है। आंसर है आपका, यदि वस्तु नेत्र के बहुत अधिक समीप हो तो वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अतः वह निकटतम बिंदु जिस पर स्थित वस्तु को नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, यानी जितनी कम से कम हम जो पास की किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं वही हमारी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और नेत्र से निकट बिंदु तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर हम स्पष्ट देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के दो कारण लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। दूरदृष्टि को ही दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब इसका ये समझ लो, दूर की बात है तो हमें यहाँ पे पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष है तो उसमें हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, उसका उल्टा होता है। ऐसे देखो, इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखनी पड़ती है। इस दोष से पास की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल आर पर ना बनकर उसके पीछे बनता है। वस्तु ओ का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ना बनकर उसके पीछे बिंदु पी पर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विक्षेपण के कारण लिखिए। जब श्वेत प्रकाश किसी किरण से इस पर गुजरती है तो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है, कारण लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लॉन्ग में देख लेंगे, बाकी आप लोग लॉन्ग वीडियो आने तक आप चाहे तो इसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाकी जो अभी पिछला क्वेश्चन दिखाया है इसका पूरा डिटेल्स में, ये क्वेश्चन आपका मैंने लॉन्ग में रखा हुआ है, वहां पर पूरा पूरा इसको अच्छे से समझेंगे। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सिंपल सा आंसर है इसमें, तारों से हमारी आग तक पहुंचने वाला प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व तथा इसी कारण उनका अपवर्तनांक समय के साथ अनियमित रूप से बदलता रहता है। इस अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती हैं, और इसलिए तारे के कारण हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा प्रतिक्षण बदलती रहती है। जब हमारी आंख में अधिक प्रकाश पहुंचता है तो तारा चमकीला दिखाई देता है, और जब इसके विपरीत कम प्रकाश पहुंचता है तो वह धुंधला दिखाई पड़ता है। इस कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो आंसर देखते हैं। ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट है, अतः एक ग्रह किसी तारे की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों में अपवर्तनांकों में परिवर्तन के कारण किसी ग्रह के विभिन्न बिंदुओं से किसी प्रेक्षक के आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा में होने वाला परिवर्तन आंख तक पहुंचने वाले कुल प्रकाश की तुलना में नगण्य होता है, अर्थात प्रकाश आंख तक सतत रूप से पहुंचता रहता है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं मतलब अपितु सतत रूप से चमकते रहते हैं। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। आंसर है, लाल रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे कम होता है, अतः उसे दूर तक देखा जा सकता है, इसलिए खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। फिर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण फैले हुए नीले प्रकाश के कारण पृथ्वी पृथ्वी तल पर स्थित किसी प्रेक्षक को आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि निर्वात में सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। अगला है, नेत्र की समंजन क्षमता।
तो इसमें सिंपल सा आपने याद रखना है कि दूर पर देखेंगे तो और पास पर जब लाएंगे तो हमारे इस आंख पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जब मतलब किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख क्या होती है, बिल्कुल सिकुड़ती नहीं है, और जब हम पास की कोई वस्तु देखते हैं सिकुड़ने लगती है। यही आपकी नेत्र की समझने क्षमता है। अभी हम इसका आंसर देखते हैं तो इजिली समझ आ जाएगा आपको। जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखती है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस स्थिति में मांसपेशियां ढीली रहती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। परंतु जब नेत्र से समीप स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या को कम कर देती है। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। नेत्र के इस प्रकाश फोकस दूरी को परिवर्तित कर पाने के गुण को समंजन कहते हैं। फिर अगला, निकट तथा दूरस्थ सभी वस्तु को रेटिना पर फोकसित करने के लिए नेत्र लेंस की लेंस की क्षमता में होने वाले अधिकतम परिवर्तन को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं और स्वस्थ नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है, याद रखना। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से क्या अभिप्राय है, इस दोष का कारण तथा संशोधन बताइए। पूरा ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसको हम समझते हैं पूरा कि इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु एक निश्चित दूर से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र लेंस का दूर बिंदु अनंतता पर ना होकर पास आ जाता है। चित्र ए में अनंत से आने वाली किरणें दृष्टि पटल पर फोकस न होकर के दृष्टि पटल से पहले ही बिंदु पी पर फोकस हो जाती हैं, इसलिए दृष्टि पटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। देखो अब यहाँ पर अगर हम चित्र को समझे तो जो फोकस होना चाहिए इस जगह पर होना चाहिए, तो ये यहाँ पर फोकस ना होकर के पहले ही बिंदु पी पर हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे देखो, अगले वाले पर देखेंगे तो जब इसका हम निवारण देखेंगे तो यहाँ पे देखो जो आपका नेत्र लेंस है उस पर सीधा सीधा कहाँ पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इस दोष के क्या कारण है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। संशोधन हम इसमें कैसे कर सकते हैं, तो इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अपसारी अथवा और अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस भी कहते हैं, लगे हुए ऐनक का प्रयोग करते हैं जिससे अनंतता से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूर बिंदु एफ से आती प्रतीत हो, जैसे चित्र बी में दिखाया गया। इससे ये किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना आर पर मिलती है। इस प्रकार अनंतता पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अगला सेम टू सेम क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष आपको पता है। अब इसमें आप देख लो कि क्या होता है, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इतना आपने याद रखना है। बाकी ये डायग्राम देख लो कि उस पर कहाँ पर फोकस हो रहा था, पहले प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था और इसमें कहाँ पर, यहाँ पे देखो पूरा ही बाहर चले जा रहा है। फिर जब हम इसमें क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं, तो वापस हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनने लग जाता है। तो और इसमें जो न्यूमेरिकल है इसको आपने देखना नहीं, सिंपल आपने ये याद रखना है इसका डायग्राम और इसको किससे हम दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, या सुबह या शाम को सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इसका आंसर देखते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर खड़े प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरती है। वायु के अणु प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। छोटी तरंग दैर्ध्यों की प्रकाश किरणों बैगनी, नीली आदि का प्रकीर्णन अपेक्षाकृत अधिक होता है। प्रातःकाल तथा सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है तो प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण अधिकांश नीला प्रकाश तथा अन्य छोटी तरंगदैर्घ्यों का प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है और आग तक नहीं पहुंच पाता। जो प्रकाश आग तक पहुंचता है उसमें लाल रंग के प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, इस कारण सूर्य का लाल या रक्ताभ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या है, समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे चालक का पदार्थ व ताप आदि अपरिवर्तित रहे, यानी उसमें बदलाव ना आए, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसको हम समझ लेते हैं फॉर्मूले से। यदि किसी चालक के सिरों के ऊपर लगा विभवांतर v तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तब I समानुपाती क्या हो जाएगा, v। और जब आपका समानुपाती चिन्ह हटता है तो आपका नियतांक लग जाता है, तो ये हो जाता है v बट्टे I। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सिंपल सा आंसर है कि पहला है, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में चालक के पदार्थ द्वारा डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है आपका चालक तार का प्रतिरोध, तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और
पदार्थ पर आप देख पा रहे हैं, पहले तो तार की लंबाई जो आप देख रहे हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि हम इसको बढ़ाएंगे तो ये उतना ही बढ़ेगा, यानी तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। फिर है तार के क्षेत्रफल पर R, फिर आपका है समानुपाती 1/A। ये हो जाएगा आपका क्या, क्षेत्रफल। और यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे, R को बढ़ाएंगे प्रतिरोध को, तो आपका क्षेत्रफल कम होगा, या फिर क्षेत्रफल ज्यादा करेंगे तो जो आपका प्रतिरोध होगा वो कम हो जाएगा। पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार से अधिक होता है। फिर है तार के पदार्थ पर। यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट ए के लिए तार लिए जाएं तो उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे, चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार ये बंद वक्र के रूप में होती है। दूसरा है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट आपने देखना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। आंसर है, जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और परिपथ में इसी विद्युत वाहक बल के कारण धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। तो 4-5 पॉइंट है। पहला है, जिसके प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। दूसरा है, जो आसानी से प्राप्त हो। तीसरा है, जिसका भंडारण, परिवहन तथा उपयोग सरल हो। चौथा है, जो लंबे समय तक नियत दर से ऊर्जा उपलब्ध करा सके। पांचवा है, जिसकी लागत कम हो। फिर है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो पारंपरिक स्रोत आपका लकड़ी है, पवन एवं जल ऊर्जा है और जीवाश्मी ईंधन है। इन तीनों के बारे में मुझे लगता है कि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, या फिर बायोगैस के दो घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं कि ऑक्सीजन की यानी O2 की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों के अपघटन से जैव गैस प्राप्त होती है। जैव पदार्थों के रूप में मुख्यतः गोबर तथा कृषि आधारित अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। बायोगैस मैथेन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। जैव पदार्थों से गैस प्राप्त करने के पश्चात शेष पदार्थ को स्लरी कहते हैं। यह खाद के रूप में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न यह भी आपने देख लिया है, इसको रिपीट कर दिया गया, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उपस्थित विशालकाय पेड़ पृथ्वी की भूपटल के नीचे दब गए थे। ये वनस्पति अवशेष समय बीतने के साथ उच्च ताप व उच्च दाब की अवस्था में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईंधन के रूप में बदलते चले गए। वनस्पति अवशेषों से बने इस प्रकार के ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका, नाभिकीय संलयन को परिभाषित कीजिए। तो दो हल्के नाविकों के परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाविक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ऐसे आपका नाभिकीय विखंडन आ जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि एक भारी नाविक दो हल्के नाविकों में टूटता है। तो ये आप इसको पूरा समझ लेंगे। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देने हैं। तो यदि कोई ऊर्जा स्रोत एक बार अपनी ऊर्जा दे चुकने के बाद पुनः ऊर्जा देने की स्थिति में आ सकता है तो ऐसे स्रोत को नवीकरणीय नवीकरणीय मतलब जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, स्रोतों के वर्ग में रखा जाएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जय मात्रा, जल विद्युत, पवन विद्युत नवीकरणीय स्रोतों के अंतर्गत आएंगे। फिर है अनवीकरणीय, यानी जो एक बार ऊर्जा दे दी वो दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला जा सकते, वैसे स्रोतों को हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय स्रोत कहेंगे। एग्जाम्पल है जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला, पेट्रोलियम। अनवकरणीय स्रोत हैं क्योंकि इनके भंडार जब समाप्त हो जाएंगे तो इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला क्या है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अनेक ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे को खाकर अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं। इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता रहता है। खाली यहाँ खाद्य श्रृंखला तक याद कर लेना, ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। अपमार्जक या अपघटक दोनों एक ही बात है।
तो इसको देखते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब होता है जो जैसे कोई चीज़ें खत्म हो जाती है, मर जाती है, जैसे पेड़ के पत्ते टहनियाँ टूट जाती है, कोई जंगल में जीव मर गया तो उसको जो खत्म करने का काम करते हैं, पूरी मिट्टी बना देने का काम करता है, वही हमारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो इन्हें प्राकृतिक सफाईकर्ता भी कहते हैं। ये मृत जीवधारियों के शरीर को सड़ा देते हैं अर्थात अपघटन कर देते हैं। जीवाणु तथा कवक मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पोषक तत्वों में अपघटित कर देते हैं। ये तत्व विभिन्न चक्रों के माध्यम से पुनः जैव जगत में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार अपघटक वातावरण के पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपरी वातावरण में ओजोन कैसे बनती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण आणविक ऑक्सीजन को मुक्त ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देती हैं। आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ये ऑक्सीजन परमाणु ओजोन बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, O2 है, अल्ट्रा वायलेट हो गया, यूवी किरणें, तो O प्लस हो गया यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या है, कौन सा है, मुक्त ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये देखो मिलकर के आपका O प्लस O2 मिलकर आपका O3 यानी ओजोन बना देते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए आर से आप क्या समझते हैं? आर यानी आपका क्या हो जाएगा, तीन तरीके के आर आपने पढ़े हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे है, पर्यावरण को बचाने के लिए किन्हीं चार प्रकार के आर का नामोल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीन आपने ये जो क्वेश्चन देखा था, आपने अर्धवार्षिक में भी देखा था, ठीक है, चार आर कौन से प्रकार के हैं? तीन तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, चौथा हम देख लेंगे। देखो सिंपल, हम इसका डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। देखो पहला होता है आपका आर रिड्यूस यानी कम उपयोग, दूसरा है आपका रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण, तीसरा है रीयूज यानी पुनः उपयोग, और जो चौथा आ रहा है उसको हम बोलते हैं रिफ्यूज, ठीक है, इनकार। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कम यूज मतलब कम उपयोग मतलब होता है कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना है, जैसे आवश्यकता न होने पर पंखे एवं बल्ब के स्विच बंद करके विद्युत बचा सकते हैं। समझ गए। दूसरा है पुनः चक्रण। इसमें क्या कर सकते हैं हम, प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु आदि पदार्थों का पुनः चक्रण करके उनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पुनः उपयोग। पुनः चक्रण से सुगम साधन है क्योंकि इसमें ऊर्जा व्यय नहीं होता है, जैसे कांच एवं प्लास्टिक के डिब्बे, बोतल आदि को बार बार उपयोग किया जा सकता है। इनकार यानी रिफ्यूज, जिस वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है उसे लेने से इनकार करना। हमें ऐसे उत्पादों को भी ना कहना सीखना होगा जो पर्यावरण के लिए हानिकारक, जैसे प्लास्टिक के थैले, होली के कृत्रिम रंग आदि को लेने से इनकार करना है। अगला प्रश्न है, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका हम पढ़ लेते हैं। बाकी अभी हमने इसके ऊपर देख लिया कि ओजोन कैसे बनती है, बाकी थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ओजोन वायुमंडल के समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर एक परत के रूप में पाई जाती है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणें जीवधारियों के लिए घातक होती है तथा ओजोन परत पर्यावरण की सुरक्षा करती है। फिर अगला है कि ये आर अभी हमने देख लिया, चारों प्रकार के आर, ये दोबारा इसमें आ गया। तो इसी के साथ आपके जो लघु प्रश्न उत्तर थे वो सारे हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप कि तीनों पार्ट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो हमारा नया चैनल है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं या हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मैं टॉपर्स, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स हैं, उनकी आंसर शीट दिखाऊंगा और वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और पिछले 2-3 साल के पेपर भी हम वहीं पर देखेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो। तो उस चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से एग्जाम देकर के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट, जो आपका अब आएगा, दीर्घ प्रश्न उत्तर बचे हैं। बाकी सब कुछ मैंने आपको साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, सिर्फ दीर्घ बचे हैं, उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।